आज हम उस छिपी हुई आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को बनाती है, यानी कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ये वही टेक्नोलॉजी है जो तय करती है कि ऑनलाइन क्या देखना है, क्या खरीदना है या क्या सुनना है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसे बबल में फंस गए हैं जहां कोई भी नई या अलग जानकारी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। टेक्निकली इसी चीज को फिल्टर बबल कहते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां एल्गोरिदम हमें बस वही दिखाता है जो उसे लगता है कि हमें पसंद आएगा, और इस चक्कर में वो हमें नए या अलग नजरियों से अनजाने में ही दूर कर देता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं। इसको समझने के लिए हमें इसके सबसे बेसिक प्रिंसिपल से शुरू करना होगा। एक ऐसा आइडिया जो बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं इंसानी है। यही सोच पहली पीढ़ी के रिकमेंडेशन सिस्टम्स के पीछे थी। लॉजिक बहुत सीधा है। अगर किसी इंसान को वही फिल्में पसंद है जो हमें अच्छी लगती हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसकी बताई दूसरी फिल्में भी हमें पसंद आएंगी। और इसी आइडिया को लाखों करोड़ों यूजर्स के लिए ऑटोमेट करने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ये वो फंडामेंटल एल्गोरिदम है जो सिमिलर टेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को एक बड़े स्केल पर लागू करता है। अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के मोटे तौर पर दो मेन अप्रोच हैं। पहला, यूजर बेस्ड। ये सिस्टम हम जैसे दूसरे लोगों को ढूंढता है। और दूसरा, आइटम बेस्ड। ये आइटम्स के बीच एक रिश्ता बनाता है। जैसे जो लोग एक किताब खरीदते हैं वो अक्सर दूसरी कौन सी किताब खरीदते हैं। लेकिन आज के सिस्टम सिर्फ एक एल्गोरिदम पर नहीं चलते, वो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये एक मल्टी स्टेज इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर बन चुके हैं जिन्हें स्पीड और रेलेवेंस दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का वो सिंपल सा आइडिया अब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग पाइपलाइन में बदल चुका है। इसका काम सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना नहीं है कि हमें क्या पसंद आएगा, बल्कि लाखों ऑप्शंस में से ये काम मिली सेकेंड्स में करना है। ये जो मॉडर्न पाइपलाइन है, ये आमतौर पर 4 मेन स्टेजेस में काम करती है: रिट्रीवल, फिल्टरिंग, स्कोरिंग और आखिर में ऑर्डरिंग। हर एक स्टेज का अपना एक खास काम है। देखिए, रिट्रीवल स्टेज लाखों आइटम्स की बड़ी लिस्ट को छोटा करके कुछ 100 अच्छे कैंडिडेट्स तक ले आता है। फिर फिल्टरिंग स्टेज उन चीज़ों को हटा देता है जो काम की नहीं है। इसके बाद स्कोरिंग स्टेज बचे हुए ऑप्शंस को पर्सनल पसंद के हिसाब से रैंक करता है। और आखिर में ऑर्डरिंग स्टेज फाइनल लिस्ट पर डिवर्सिटी और बिजनेस रूल्स लगाकर उसे हमारे सामने पेश करता है। मॉडर्न सिस्टम्स का एक गोल्डन रूल है कि ये हमारे बिहेवियर से सीधे सीखना पसंद करते हैं, न कि हमारी बताई हुई पसंद से। मतलब हम जो कहते हैं कि हमें पसंद है, जैसे किसी चीज़ को 5 स्टार देना, और हम जो असल में करते हैं, जैसे किसी चीज़ पर क्लिक करना या उसे पूरा देखना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और आज के सिस्टम हमारे असली एक्शन से सीखते हैं। इन सिस्टम्स को डिज़ाइन करते समय एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती आती है: स्पीड और फ्रेशनेस के बीच बैलेंस बनाना। देखिए, ऑफलाइन कैलकुलेशन से रिजल्ट्स तो फास्ट आते हैं, लेकिन वो हमारे हाल के बिहेवियर पर बेस नहीं होते। वहीं ऑनलाइन कैलकुलेशन ज़्यादा रेलेवेंट और ताज़ा होते हैं, लेकिन वो स्लो हो सकते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती हैं। वो एक हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। जो भारी भरकम कैलकुलेशंस हैं वो ऑफलाइन कर ली जाती हैं, और जो हल्की रियल टाइम कैलकुलेशंस हैं वो ऑनलाइन होती हैं। इससे स्पीड और रेलेवेंस दोनों का फायदा मिल जाता है। ये टेबल दिखाता है कि पाइपलाइन की हर स्टेज के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को कितनी स्मार्टली चुना जाता है। जैसे रिट्रीवल स्टेज में, जहां स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, वहां फास्ट और लाइटवेट मॉडल्स यूज होते हैं। लेकिन स्कोरिंग स्टेज में, जहां एक्यूरेसी मैटर करती है और हमारे पास कैंडिडेट्स भी कम हैं, वहां ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हर कदम पर स्पीड और एक्यूरेसी का एक बहुत सोचा समझा बैलेंस है। चलिए अब वापस फिल्टर बबल की उस असली प्रॉब्लम पर आते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर्स इसे एक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश कैसे करते हैं। अगर कोई सिस्टम हमें सिर्फ वही दिखाता है जो उसे लगता है कि हम देखना चाहते हैं, तो ये एक खतरनाक फीडबैक लूप बन जाता है। ये हमारे बायस को और बढ़ाता है और धीरे धीरे हमारे देखने का नजरिया इतना छोटा कर देता है कि एक इको चेंबर बन जाता है।
तो इस फीडबैक लूप को तोड़ने के लिए मॉडर्न सिस्टम्स एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लोरेशन के बीच एक बहुत ज़रूरी बैलेंस बनाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है वो चीज़ें दिखाना जो सिस्टम को पता है कि हमें पसंद आएंगी, और एक्सप्लोरेशन का मतलब है कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड दिखाना ताकि हमारी नई पसंद का पता चल सके। और इस बैलेंस को बनाने के लिए इंजीनियर्स कई खास एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। ये टेक्निक्स सिस्टम को जानबूझकर नई चीज़ें ट्राई करने और उनसे सीखने का मौका देती हैं, और यही चीज़ हमें फिल्टर बबल से बाहर निकालने में मदद करती है। आखिर में आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम खुद कैसे इवॉल्व हुई है और ये हमारे फ्यूचर के लिए क्या मायने रखती है। नेटफ्लिक्स का ये एवोल्यूशन काफ़ी कुछ कहता है। देखिए, पहले उनका गोल सिर्फ एक स्टार रेटिंग प्रिडिक्ट करना था, फिर ये एक लिस्ट को सही ऑर्डर में रैंक करने तक पहुंचा, और अब ये एक पूरा का पूरा पर्सनलाइज्ड पेज जनरेट करने के बारे में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम अब सिर्फ एक एक आइटम को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं, वे हमारे लिए पूरा का पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हैं। वो ये ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि हमें कंटेंट कैसे और किस ऑर्डर में दिखाया जाए। और इसका असर कितना बड़ा है ये सोचिए। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी में लोग जो कुछ भी देखते हैं उसका 75% किसी ना किसी तरह के रिकमेंडेशन से ही आता है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम हमारी चॉइस को कितना ज़्यादा शेप दे रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे ये सिस्टम हमें और बेहतर समझते जा रहे हैं, असली चैलेंज ये होगा कि हम ऐसे सिस्टम कैसे बनाएं जो हमें सिर्फ सेफ और जानी पहचानी चीज़ों की तरफ न धकेलें, बल्कि हमें कुछ नया खोजने और सरप्राइज होने का मौका भी दें। शायद फ्यूचर की इंजीनियरिंग इसी बैलेंस को खोजने के बारे में है।